लास्ट टर्म पर आज बर्थडे है, आपका बर्थडे आज। आप सबको भी अपने अपने जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि आपका भी किसी न किसी दिन बर्थडे रहा ही होगा, आएगा ही, तो मेरी तरफ से आप सबको ही बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि मेरा भी निकल गया है और आपका किसी का निकल गया, किसी का आने वाला होगा। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन। हिस्टेरिसिस कर्व हो गया ना, हिस्टेरिसिस कर्व। हिस्टेरिलोसिस की बात हो गई थी। हिस्टेरिलोसिस के बारे में अपन ने बात की थी कि फॉर्मूला लिखा था एक VAN। हो गई थी बात यहां तक। VAN मॉड्यूल ओपन कीजिए आप। मॉड्यूल में पेज नंबर 48। पेज नंबर 48। पेज नंबर 48 में ऊपर देखिए आप, इसमें मैग्नेटिक शील्डिंग लिखा हुआ है। तो मैग्नेटिक शील्डिंग के बारे में हमने बात की थी। मतलब इसमें जो लिखा हुआ है, बताते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, आप एक बार रीडिंग लगा लेना। तो मैग्नेटिक शील्डिंग के बारे में हम बात कर चुके हैं कि किसी पर्टिकुलर रीजन को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से अगर हम फ्री रखना चाहें, सेफ रखना चाहें, तो उसे हायर म्यूआर वाले सब्सटेंस से कवर कर दिया जाता है, ढक दिया जाता है। तो उससे जब एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया जाता है, तो फील्ड अप्लाई करने पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जहां हायर म्यूआर वाला सब्सटेंस होता है उसमें एंटर करती है। अंदर जो एयर है उसमें एंटर नहीं करें, क्योंकि एयर का म्यूआर तो अप्रोक्सीमेट 1 होता है। एग्जैक्ट कहें तो कितना म्यूआर? 1.04 होता है। तो इस तरह से जैसे ही फील्ड अप्लाई करेंगे, जैसे अपन ने शायद एग्जांपल लिया था आयरन बॉक्स वाला, कि किसी मैग्नेटिक सेंसर डिवाइस को अगर हमें एक्सटर्नल फील्ड से फ्री रखना है तो क्या करना पड़ेगा, उसे आयरन बॉक्स के अंदर रखना पड़ेगा, ताकि हम जब फील्ड अप्लाई करेंगे तो आयरन जो मटेरियल है उसी के अंदर फील्ड लाइंस एंटर करती है। तो इस तरह से मैग्नेटिक शील्डिंग हो जाता है। मतलब केवल आयरन के अंदर फील्ड लाइंस जा रही, अंदर एयर में फील्ड लाइंस एंटर नहीं कर रही है। दूसरा इसमें एक और दिया हुआ है, वह सुपर कंडक्टर के बारे में। सुपर कंडक्टर की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सुपर कंडक्टर की इस तरह से होती है कि जैसे ही हम फील्ड अप्लाई करते हैं, तो फील्ड अप्लाई करने पर सुपर कंडक्टर अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बिल्कुल भी एंटर नहीं होने देता है। फील्ड लाइंस को कंप्लीटली रिपेल करता है, ये कहते हैं एक्सपेल करता है। तो कुछ भी अपने अंदर अलाउ नहीं करता है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं उनमें भी कुछ इस टाइप की बहुत हल्की सी प्रॉपर्टी होती है। डायमैग्नेटिक क्या करते हैं? फील्ड लाइंस को रिपेल करते हैं। कौन? डायमैग्नेटिक। लेकिन वो कंप्लीटली रिपेल नहीं कर पाते, वो काफी कम रिपेल कर पाते हैं। लेकिन और ये क्या कर रहा है? सुपर कंडक्टर कंप्लीटली रिपेल कर रहा है। इसलिए सुपर कंडक्टर को परफेक्ट डायमैग्नेटिक सब्सटेंस भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? परफेक्ट डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। किसको? सुपर कंडक्टर को। तो परफेक्ट डायमैग्नेटिक भी कहलाता है ये। और ये जो इसका नेचर है कि ये फील्ड लाइंस को कंप्लीटली रिपेल करते हैं, कंप्लीटली एक्सपेल करते हैं, इसे मीजनर इफेक्ट भी कहा जाता है। कौन सा इफेक्ट? मीजनर इफेक्ट। तो यहां पर एक बात और आती है फिर मीजनर इफेक्ट के साथ ही, कि जब इसमें अपन ने देखा कि हाँ इस तरह की प्रॉपर्टी है कि फील्ड लाइंस को एंटर नहीं करने देता अपने अंदर, तो क्या ये मैग्नेटिक शील्डिंग में भी काम आ सकता है? यस, आ सकता है। कि किसी रीजन को अगर हम सुपर कंडक्टिंग सब्सटेंस से कवर कर देंगे, तो जैसे ही फील्ड अप्लाई किया जाएगा, तो जैसा कि इसका नेचर है कि फील्ड लाइंस को अपने अंदर एंटर नहीं होने देता है, तो एंटर नहीं होने देगा और वो पर्टिकुलर रीजन मैग्नेटिक फील्ड से फ्री रह जाएगा, सेफ रह जाएगा। तो मैग्नेटिक शील्डिंग में भी इसे काम में लिया जा सकता है। किसको? सुपर कंडक्टर को। अच्छा, एक बात और, जैसे अभी हमने कहा कि फील्ड लाइंस को अपने अंदर अलाउ नहीं करता है, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो फील्ड लाइंस को अपने अंदर ज्यादा अलाउ करते हैं, बहुत ज्यादा अलाउ करते हैं। फिर उसका वजह एक ये भी कह सकते हैं, उनका म्यूआर काफी हाई होता है। म्यूआर जितना ज्यादा होता है उतना ही ज्यादा फील्ड लाइंस को अपने अंदर वो एंटर करने देते हैं, अलाउ करते हैं। तो सुपर कंडक्टर अपने अंदर बिल्कुल भी फील्ड लाइंस को अलाउ नहीं कर रहे, इट मींस उनका म्यूआर कितना होता है? 0 होता है।
तो ये याद रखना। एक बार एम्स में क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था कि सुपर कंडक्टर के लिए म्यू आर कितना होता है, 0 होता है। या इसका उल्टा भी कह सकते हैं, सुपर कंडक्टर का म्यू आर 0 होता है, इसलिए वो अपने अंदर फील्ड लाइंस को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते हैं। अच्छा, म्यू आर 0 होता तो काई एम कितना हो जाएगा, -1, क्योंकि जो रिलेशन इनके बीच होता है उसके बेसिस से पता कर सकते हैं अपन। म्यू आर इक्वल टू काई एम प्लस 1 की हेल्प से ये पता लग जाएगा। तो म्यू आर का वैल्यू 0 होता है, काई एम का वैल्यू -1 होता है। किन के लिए, सुपर कंडक्टर्स के लिए। तो ये बातें हमें पता रखनी है। मैग्नेटिक शील्डिंग में काम आ जाते हैं। परफेक्ट डायमैग्नेटिक सब्सटेंस भी इनको कहते हैं। बीजनर इफेक्ट ये कहलाता है, और इनका म्यू आर और काई एम इस तरह वाले नहीं है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर आ जाएं। इसमें एक्सरसाइज फर्स्ट में क्वेश्चन 90, एक मिनट देना मुकुल। क्वेश्चन नंबर है 89। कुछ क्वेश्चन के बारे में मैं बात करता जाऊंगा, क्वेश्चन नंबर बोलेंगे तो आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे, और उसके बाद फिर उसके आंसर को आप नहीं देखेंगे। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन हमने बोला, आपने तो पढ़ लिया, तुरंत आंसर भी देखने लग गए। तो आंसर नहीं देखना, आंसर की आंसर दिया, पता है आपने आंसर दिया हुआ है, तो आंसर देखना नहीं है। उसके लिए हम जो बोलेंगे आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तभी आपको हमारे कहने का जो भी यूज होगा समझ में आएगा। अदरवाइज आंसर देख लिया तो हमारी बात आपका माइंड में एंटर नहीं कर पाएगी। तो पहले से आंसर नहीं देखना है आपको। तो क्वेश्चन कौन सा बोला मैंने, 89। तो इसको पढ़ें, समझे जरा क्या कह रहा क्वेश्चन, किस किस के डिपेंड की बात हो रही है। अप्लाइड फील्ड का स्ट्रेंथ एंड टेम्परेचर दोनों पर किसका काई डिपेंड करता है, पेरा क्या फेरो, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उनके लिए हमें पता है कि आईएच कर्व नॉन लीनियर होता है। कैसा होता है, नॉन लीनियर। तो नॉन लीनियर होने की वजह से हम कह सकते हैं कि उसका जो काई है वो फील्ड अप्लाई के साथ साथ पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो यानी कि अप्लाइड फील्ड पर काई डिपेंड कर रहा है। और दूसरा जो होता है टेम्परेचर के साथ वेरिएशन, उसकी बात भी अपन ने की थी। जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद तो फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह की बात हम कर चुके हैं। अच्छा, क्वेश्चन इसमें अगर यूं बना दिया जाए कि ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जिसके लिए उसका जो काई होता है ना तो अप्लाइड फील्ड पर डिपेंड करता है और ना ही टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, डायमैग्नेटिक के लिए ऐसा होता है। तो आई थिंक सबको पता ये बात है ना। अब देखिए आप इसमें क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92 क्या आएगा, 0, कंफर्म। मटेरियल कोई सा भी हो, डाया पैरा फेरो, मटेरियल का 0 ही है। फील्ड अप्लाई करने के बाद होगा मैग्नेटाइज। तो कुछ नहीं बोला फील्ड के बारे में, तो फील्ड अप्लाई नहीं किया ऐसा ही मान के हमें चलना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन 93 की बात करने वाले, उससे पहले एक बात सुन लीजिए कि हमें अनपेड इलेक्ट्रॉन के बारे में आपने पढ़ा है, हमने भी बात की है। तो कभी कभी अनपेड इलेक्ट्रॉन के लिए एक अलग टर्म भी काम में ले लिया जाता है, वो है इलेक्ट्रॉन एक्सेस। मतलब यहाँ इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेस टर्म जो काम में लिया है उसका मीनिंग अनपेड ही है, यानी कि पेयर के बाद जो बचे रह गए इलेक्ट्रॉन उनको इलेक्ट्रॉन एक्सेस बोला गया है। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेस है मतलब अनपेड ही है, ऐसा मान के चलना है। और जब ऑप्शन टिक करना है 3-4 ऑप्शन में से, तो ज्यादा इंफॉर्मेटिव वाला ऑप्शन है वो टिक हमें करना होता है। जहां ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रही सबसे बेस्ट है वो हमें टिक करना है। तो पढ़ लीजिए 3-4 जो भी ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा जिसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन है। कौन सा सेकंड है, जिसमें क्या क्या दिया है, एक तो इलेक्ट्रॉन एक्सेस भी दिया, दूसरा स्पिन मोशन भी दे दिया है। एक ऑप्शन में ओनली अनपेड ही बोला गया है, तो वहां ओनली अनपेड है। लेकिन जो दूसरा ऑप्शन है उसमें तो दोनों बातें दे रखी है, तो इसलिए ज्यादा सही उसी माना जाएगा। 94 जरा बताइए। ऑर्बिटल मोशन, क्योंकि ऑर्बिटल मोशन में चेंज होने की वजह से ही डायमैग्नेटिज्म आता है, वही मेन कॉज होता है उसका। नेक्स्ट पेज पर आ जाए, क्वेश्चन नंबर 98। पेरा, पेरा होगा क्या, फेरो नहीं हो सकता, क्यों, लिक्विड बोल दिया है। तो लिक्विड जो होते हैं वो डाया पेरा हो सकते हैं, फेरो लिक्विड नहीं हो सकता, इसलिए फेरो तो नहीं हो सकता।
पैरा का ही चांस है, क्योंकि नथिंग मेंशन देन कंसीडर पास वाला केस, मिड पॉइंट पर स्ट्रॉन्ग, और जहां स्ट्रॉन्ग वहां इकट्ठा हो रहा है, इट मीन्स वो पैरामैग्नेटिक ही है। इसके बाद 104, अब यहां पर देखिए अलग अलग ऑप्शन जो दे रखे हैं, एक एक पैरामीटर के अकॉर्डिंग हमें बात करनी है कि किसके बेसिस पर ज्यादा हार्ड है ये कहा जाए। इन जनरल तो हम कह सकते हैं कि हार्ड सब्सटेंस में दोनों वैल्यू हाई होती है, रिटेंटिविटी भी हाई होता है, कोर्सिटी भी हाई होता है। लेकिन अगर बात करना चाहें कि एक ही पैरामीटर से फैसला करना हमें, तो किसके बेसिस पर? कोर्सिटी की, क्योंकि जिसको डीमैग्नेटाइज करना जितना ज्यादा मुश्किल है उतना ही ज्यादा हार्ड है, ऐसा कह सकते हैं। तो कोर्सिटी के बेसिस पर फैसला किया जाएगा। किसके बेसिस पर? कोर्सिटी। तो कोर्सिटी के हिसाब से देखना आपको। क्वेश्चन 106, अच्छा कुछ को ये लगता है सर वो एरिया के बेसिस पे भी बात कर सकते हैं क्या? तो देखिए एरिया की जहां तक बात आ रही है, तो एरिया ज्यादा होने का मीनिंग ये नहीं है कि कोर्सिटी ज्यादा ही हो सकता है कोर्सिटी कम हो, रिटेंटिविटी ज्यादा हो, तो उससे भी एरिया ज्यादा हो सकता है। इसलिए ओनली एरिया से काम नहीं चलेगा, या तो दोनों वैल्यू ज्यादा है तो ठीक है, रिटेंटिविटी या कोर्सिटी ज्यादा, और एरिया ज्यादा बोला गया है तो हो सकता है कि कोर्सिटी कम हो और रिटेंटिविटी ज्यादा, उससे भी एरिया ज्यादा हो सकता है। तो ओनली एक पैरामीटर तो फिर सबसे बेस्ट है। कोर्सिटी अगर ज्यादा है ना तो मतलब उसको डिमैग्नेटाइज करना मुश्किल है, तो वो ज्यादा हार्ड है, ऐसा कह सकते हैं अपन। 106, 106 में काई प्रोपोर्शनल 1/T वाला कंसेप्ट लगेगा। टेम्परेचर जो दिया उसे केल्विन में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद इजीली सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 107 है ना, ये 107 क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार आप, फिर करते हैं बात। लूजेज इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। देखिए यहां एक बात तो ये कि कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में पर्टिकुलर नहीं बोला कि ये कौन सा वाला है, डाया है, पेरा है, फेरो, ऐसा नहीं बोला है, इसलिए क्वेश्चन हमारे लेवल का है ही नहीं, यूं समझ सकते हैं। मतलब हम तो अलग अलग मटेरियल के बारे में स्टडी कर रहे हैं ना, डाया, पेरा, फेरो सबके बारे में पता है हमें। तो एक ये जनरल बात इस क्वेश्चन में की जा रही है, जैसे छोटे क्लास में पढ़ रहे हैं, 6, 7, 8, 9, 10 में पढ़ रहे हैं अपन, तब की बात है एक। तो वहां इन जनरल मैग्नेटिक सब्सटेंस मतलब आयरन वगैरह से रिलेटेड, या मैग्नेटिक आयरन से मैग्नेट बना दिया गया, छोटे क्लास में आपने पढ़ा होगा एक मैग्नेट है, तो इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किस किस तरह से लूज हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है, इसको रफली यूज किया जाए, इसको गिरा दिया जाए, इसको हीट कर दिया जाए, वो छोटी छोटी बातें जो होती है, तो उस तरह का ये क्वेश्चन है। तो ऐसा नहीं पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। मतलब एक जनरल क्वेश्चन है, हमसे पूछेगा तो हम तो अलग अलग के भी हमें पता है कि हाँ डाया का नेचर ऐसा होता है, पेरा ऐसा होता है, फेरो ऐसा होता है। मॉडल देना। एक्सरसाइज सेकंड, क्वेश्चन 14। क्वेश्चन पढ़ लें अच्छे से। पढ़ लिया, देख लिया, समझ लिया। देखिए जितना हमने पढ़ा है समझा है ना मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में, उतना तो इसने सब कुछ दे ही दिया हमें। डायमैग्नेटिक भी बोल दिया, और ये भी कह दिया कि जैसे ही हम उसको ऑन करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट को, वो दूर चला गया, तो फील्ड से दूर भागता भी है। इतना ही तो पढ़ा हमने। ये कुछ अलग ही पूछ रहा है कि वो एनर्जी कहां से आई, वो वर्क कहां से आए, इस बारे में बात कर रहा है। मतलब उसका बेसिक सोर्स क्या है उस बारे में हमें बताना है। तो कहां से आया वो एनर्जी? करंट से आया है। जो करंट सोर्स मतलब जिस बैटरी से इलेक्ट्रोमैग्नेट को ऑन किया होगा, उस बैटरी की वजह से ये करंट आई है, उससे ये एनर्जी आई है। तो इसमें जो डिफरेंट ऑप्शंस गिवन है, तो कौन सा सही होगा?
द करंट सोर्स, द मैग्नेटिक फील्ड, द फिर एक लास्ट ऑप्शन क्या दिया है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कहां से आएगा इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड? आगे ईएमआई के अंदर स्टडी करेंगे इसे अपन, कि जब टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंड्यूस, मतलब वो भी वहां होता तो है। तो ऑप्शन में जो भी वहां होते हैं उनका सबका नाम लिया जा रहा है, मतलब सब तरह की बातें ऑप्शंस कर रहे हैं, कि करंट सोर्स का भी बोला जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का बोल दिया गया, और फिर लास्ट में इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का भी बोल दिया गया। तो सबसे बेस्ट आंसर कौन सा होगा? क्योंकि स्विच ऑन किया, बैटरी में जो एनर्जी थी वहीं से करंट रवाना हुई है, और वहां से करंट रवाना होने के बाद ही सब कुछ हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, रोड रिपेल हो गई, दूर चली गई, सब जो कुछ हुआ है। तो करंट सोर्स इज द बेस्ट आंसर। हालांकि क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, पता है ना ये, और इसका आंसर 4 दिया था नीट में। क्या दिया था? 4। जब किसका सही आंसर क्या है? फर्स्ट सही आंसर इसका। तो फिर अब कुछ लोग बड़े कंफ्यूज, लेकिन सर 4 दिया तो फिर तो 4th ही मानेंगे ना हम, फर्स्ट क्यों मानेंगे हम? अगर दोबारा क्वेश्चन आ गया तो फिर क्या करेंगे हम फर्स्ट देंगे या 4 देंगे? सर आपने तो कंफ्यूज कर दिया फिर तो इस तरह से, तो क्या कहा जाए, क्या सच माना जाए? फर्स्ट ही सही है, फर्स्ट वाला आंसर ही सही है, सबसे बेस्ट। क्योंकि हमें क्या करना होता है, बेस्ट ऑप्शन को चूज करना होता है। जो 4 ऑप्शन हमें गिवन होते हैं उनमें से बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है। तो फिर 4th का क्यों जिक्र हो रहा है वहां पर, 4th क्यों दे दिया? थोड़ी सी पॉसिबल, मैंने कहा ना कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जब होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब एक बार नीट ने जब आंसर दे दिया कि 4th है, तो उनको कई सारे लॉजिक दिए गए, कई सारे प्रूफ दिखाए कि देखो ऐसा ऐसा है। तो किसी को भी नहीं माना, बातें सब सही थी, मन ही मन हो सकता है मानने, लेकिन नहीं माना, क्योंकि थोड़ी सी पॉसिबिलिटी काम वो भी तो वहां पर है। लेकिन ऑप्शन सबसे बेस्ट क्या टिक करते हैं अपन, मतलब जो सबसे बेस्ट होता है उसी को टिक किया जाता है। तो सबसे बेस्ट 1 ही है। मतलब इसमें एक तरह से यूं समझें, इसको एक एग्जाम्पल से भी मैं बताता हूं क्लास में, कि एक बार एक स्टूडेंट का कॉल मेरे पास आया, कुछ को शायद ये बात पता भी होगी, क्लास में मैंने पहले भी बताया, जब ये क्वेश्चन आता है 2-3 साल से बात बताता रहता हूं मैं। तो 2-3 साल पहले की बात, एक स्टूडेंट का कॉल है, लगभग ऐसा ही टाइम चल रहा था, अगस्त सितंबर के आसपास का ही, कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया है। रिजल्ट आने के बाद फिर ये जो भी काउंसलिंग का दौर चलता रहता है, कॉलेज मिलना शुरू हो जाते हैं इस टाइम पर। तो सर मेरा सिलेक्शन हो गया। मैंने कहा अच्छी बात है, बधाई हो बहुत बहुत। सर मेरा सिलेक्शन आपकी वजह से हुआ है। मैंने कहा कैसे हुआ, जरा बताओ भाई क्या बात है। सर आपको पता है कि मैंने आपको एक बार कॉल किया था। मैंने कहा हाँ किया होगा, बताओ फिर क्या हुआ था। मैंने कहा कॉल में तुमने क्या कहा था फिर? सर मैंने कॉल किया था, और ये मतलब ये बात उस टाइम की जब कोरोना का टाइम चल रहा था, उस टाइम की बात है, तो एंडिंग था लगभग, और उस टाइम एग्जाम लेट हुआ ही था। तो सर मैं अपने घर चला गया था, और जो भी साथी थे वो भी सब घर जा चुके थे अपने अपने, कुछ ही लोग स्टूडेंट कुछ ही थे जो कोटा में रुके हुए थे। और घर जाने की वजह से पूरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई थी, पूरी पढ़ाई खराब हो गई थी, पढ़ने का मन नहीं हो रहा था, और मतलब एकदम कॉन्फिडेंस डाउन हो चुका था। तो मैंने कहा फिर सर, मैंने फिर आपके कॉल किया था, और मैं कॉल पे क्या बात है सर, मैंने आपसे पूछा था कि सर क्या वापस कोटा आ जाएं, कोटा के पढ़ाई कर लें क्या, कैसा माहौल है, पढ़ पाएंगे नहीं पढ़ पाएंगे, बताओ। फिर मैंने पूछा, फिर मैंने क्या कहा था, क्योंकि उसने बताया, मैं तो भूल चुका था बातें, कि सर आपने कहा था कि हाँ इतना ज्यादा बुरा माहौल भी नहीं है, कुछ स्टूडेंट कोटा में रह के अपने अपने रूम में रह के पढ़ाई कर ही रहे हैं, तुम भी अगर अपने हिसाब किताब से रहोगे, अपने रूम में रह के पढ़ाई करो तो पढ़ाई तो हो सकती है। मैंने कहा फिर क्या हुआ था? सर फिर मैं कोटा आ गया था। मेरे कुछ फ्रेंड थे वो कोटा नहीं आए थे, मैं कोटा आ गया, पढ़ाई की, अच्छी पढ़ाई हुई, मरने मन लगा, और मैं सेलेक्ट हो गया। जो नहीं आए वो सेलेक्ट नहीं हुए, इसलिए सर मेरा सिलेक्शन आपकी वजह से हुआ है। मैंने कहा नहीं नहीं, इसमें तुम्हारे पेरेंट्स का इंपॉर्टेंट रोल है, तुम्हारा खुद का एफर्ट इसमें है। अगर तुमने ये एफर्ट ना लगाया होता, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें इस लायक ना बनाया होता, तो तुम्हारा सिलेक्शन ना हुआ होता। बताओ क्या सच है? एक ऑप्शन टिक करना है, उसका सिलेक्शन किस वजह से हुआ है? एक तो वो मेरा नाम लगा रहा है, सर आपकी वजह से सिलेक्शन हुआ है,
और मैं कह रहा हूँ नहीं, इसमें तुम्हारा एफर्ट है, तुम्हारे पेरेंट्स का इंपॉर्टेंट रोल है। पहला ऑप्शन, एक तो मेरा ही नाम लगा रहा है सर, आपकी वजह से सिलेक्शन हुआ है। मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारे पेरेंट्स और तुम्हारे एफर्ट का इसमें इंपॉर्टेंट रोल है। और हमें बेस्ट ऑप्शन टिक करना है, क्योंकि एक ही टिक करना है। तो कौन सा टिक करेंगे, फर्स्ट या सेकंड? सेकंड टिक करेंगे, सेकंड टिक करेंगे, क्योंकि कुछ कहते हैं सर आपकी वजह से हुआ। सर अगर आपको कॉल नहीं करता तो, और आप उसको नहीं बताते तो आ जाते, तो क्या होता है फिर? मैंने कहा उसको कॉल करने लायक किसने बनाया? उसको कॉल करने के लायक किसने बनाया? मैंने तो नहीं बनाया कॉल करने लायक। कॉल करने से पहले तक उसने एफर्ट लगाया था, वहां तक पहुंचा था। उसके बाद फिर वो पढ़ने लायक बन गया, इतना एफर्ट लगाने लायक बना। उसको दिक्कत आया, उसने कॉल किया, उसके बाद हमने थोड़ा सॉल्यूशन बता दिया। तो अगर सबसे बेस्ट, तो वही कंडीशन यहां पर आ रही है इसकी। उसी के बेसिस पर टिक हमें करना है कि सबसे जो बेसिक वजह है उससे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के दूर हटने का, वो सबसे बेसिक वजह क्या है? क्या है वो? करंट सोर्स ही है। तो ये सबसे बेस्ट आंसर है। प्रूफ वगैरह सब एनटीए को भेज दिए गए थे, उन्होंने देखा भी होगा। पर कभी कभी ऐसा होता भी है, तो जो भी होता, पर अब कुछ के माइंड में आता सर दोबारा क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है? कि दोबारा या तो ऐसा क्वेश्चन आएगा इसमें इतने डिस्प्यूट रहे हो, इतने सारे क्लेम उनके पास गए हो, तो दोबारा ऐसा क्वेश्चन नहीं देंगे। अगर देंगे तो फिर मैंने दोनों सिचुएशन आपको बता दी है, दोनों मैंने बता दी है कि हमें बेस्ट ऑप्शन टिक करना होता है। बेस्ट आंसर इसका वन ही है, ये परफेक्ट बात है। ठीक है, बेस्ट ऑप्शन इसका वन ही है। पर ये मान के से दोबारा नहीं पूछा जाएगा इस तरह से क्वेश्चन, या तो क्वेश्चन ही बदल देगा पूछना होगा तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। एक्सरसाइज थर्ड में आ जाएं। एक्सरसाइज थर्ड में क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45। कौन सा होगा? डायमैग्नेटिक होगा। डाया या पेरा? देखिए यहां पर जो मेंढक दिया हुआ है, मतलब जिस फ्रॉग का यहां पर जिक्र हो रहा है, उसके लिए टर्म बोला गया लेविटेटेड। तो लेविटेटेड का मीनिंग क्या हुआ? रिपेशन फोर्स से ऊपर वो अटका हुआ है। एक तो था सस्पेंडेड, तो स्ट्रिंग से बांध के लटका दिया जाए। सस्पेंडेड नहीं है, लेविटेटेड है। तो रिपेशन फोर्स से वहां पर रुका हुआ है। तो यहां कहीं अटका हुआ है, रुका हुआ है, तो उसको ये समझे अपन कि एक तो फोर्स mg फोर्स तो नीचे लगी रहा है उस पर। ये मैंने सोलोनॉइड का डायग्राम बना दिया यहाँ पर। बीच में फील्ड मैक्सिमम होता है, मतलब अंदर यूनिफॉर्म होता है, एंड पर जाकर के फील्ड हाफ हो जाता है। होता है ना सर? सोलोनॉइड के एंड पर फील्ड हाफ, लॉन्ग सोलोनॉइड के एंड पर ऐसा ही होता है कि फील्ड हाफ होता है, b/2 b/2। इधर जाएंगे तो फील्ड और इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा? और डिक्रीज होगा फील्ड। यहाँ b/2 तो और भी कम होता जाएगा। ये यहाँ पर जो फ्रॉग है बैलेंस कंडीशन में है, तो डेफिनेट इस पर एक रिपेशन फोर्स ऐसे लग रहा होगा, वो रिपेशन मैग्नेटिक फोर्स होगा। तो इस मैग्नेटिक फोर्स इस मटेरियल पर जो लग रहा है, इस मेंढक पर जो लग रहा है, वो किधर की ओर है? दूर की ओर। स्ट्रॉन्ग से वीक की ओर या वीक से स्ट्रॉन्ग की ओर? स्ट्रॉन्ग फील्ड से वीक फील्ड की ओर लग रहा है इस पर फोर्स। तो ऐसा किस पे लगता है? डायमैग्नेटिक पे लगता है, इसलिए डायमैग्नेटिक मटेरियल। अगला क्वेश्चन में लिक्विड ऑक्सीजन है, तो ये पैरामैग्नेटिक होता है, सीधा याद भी रख सकते हैं आप। इसके बाद क्वेश्चन 47, नहीं 47 तो ठीक है, 49 देखिए आप। 49।
ये हम जानते हैं टोटल बी जो होता है म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट आई होता है, तो यहां से भी लिख सकते हैं म्यू नॉट एच प्लस आई, ये लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने स्टडी किया हुआ है। देखिए यहां पर नोटेशन में थोड़ा सा चेंज है, आई की जगह कैपिटल एम यूज किया गया है, तो नोटेशन चेंज है, तो हमें उसमें करेक्शन कुछ नहीं करना है, उस एम को आई कंसिडर करके सॉल्व करना है, क्योंकि एनसीईआरटी में भी इस आई के लिए एम को ही यूज किया गया है। मतलब एम वहां पर मैग्नेटाइजेशन कहते हैं या वो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ही है, तो इस फॉर्म से जो मैच कर रहा है वो सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, क्वेश्चन 50। क्वेश्चन नंबर 50। इसमें बोल रहे हैं हाँ क्या, उसमें करेक्शन नहीं करना। हाँ मतलब वो आई जो यहां लिखा ना, वो एम जो वहां लिखा वो आई एक ही बात है। वो एम जो लिखा मतलब यहां इस क्वेश्चन में आई का नोटेशन के लिए एम यूज कर रखा है, इतना सा डिफरेंस है। नहीं नहीं वो नहीं है, क्योंकि वो अगर होगा तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा। यस वो एम बाई वी था, वो आई से लिखा था हमने, वो मैग्नेटिक मोमेंट अपन ने जो क्लास में लिखा है। ठीक है, नोटेशन चेंज कर रखा है इसमें। हाँ क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 50 आया कुछ। एप्सिलॉन आर जानते हैं आप डायमैग्नेटिक के लिए, लेकिन कुछ तो जानते हैं, क्या जानते हैं एप्सिलॉन आर के बारे में। एप्सिलॉन आर के बारे में एक बात आपको पता होगा शायद कि लेस देन 1 कभी भी नहीं होता है। एप्सिलॉन आर लेस देन 1 कभी भी नहीं होता है, किसी के लिए नहीं होता है। तो दो ऑप्शन इस बेसिस पे कैंसिल हो जाएंगे, जिनमें एप्सिलॉन आर लेस देन 1 दिया वो दोनों कैंसिल। तो बस जो दो बचे हुए हैं उनमें से एक में म्यू आर सही दिया हुआ है, उस सही वाले म्यू आर को काम में लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये फिनिश होता है इफेक्ट ऑफ करंट वाला पार्ट, और स्टार्ट होता है EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की शुरुआत हम करने वाले हैं। तो अभी आप सब लोग ताली बजा रहे हैं, किस बात के लिए, मेरे लिए या खुद के लिए। ये ताले किसके लिए बजाया आपने, खुद, मेरे लिए, खुद के लिए, चैप्टर के लिए, कि चलो एक मैग्नेटिक वाला तो पूरा हो गया है, गया मैग्नेटिक तो, लेकिन ये आपको ही पूरा करना खुद के लिए भी। भाई ये तो खैर जल्दी हो जाए धीरे जैसे भी हो जाए, लेकिन आप जब खुद सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे तब आपको फिर खुद के लिए भी ताली बजानी है। अपने रूम पे बैठे हुए खुद के लिए हाँ आज मैंने ये पूरा कर लिया है, तो वो मौका ज्यादा दिन उसमें ना लगे, जल्दी से जल्दी ये काम आप पूरा करें, कि जो क्वेश्चन है सारे सारे इफेक्ट ऑफ करंट वाले एक्सरसाइज 1 2 3 सब कर डालो, जो कर सकते हैं अपनी तरफ से मैक्सिमम एफर्ट लगा डालो। ये कर लिया 1 2 3, तो फिर रेस वाले क्वेश्चन भी करें अगर ये कर लिया है तो, मैग्नेटिक मेटेरियल क्वेश्चन भी करना है फिर आपको। तो EMI स्टार्ट करते हैं आज हम। EMI का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें पहले मैग्नेटिक फ्लक्स की बात हम करेंगे, सबसे पहले फ्लक्स को स्टडी करके फिर EMI पर जाने वाले हैं। अच्छा टेस्ट पेपर के क्वेश्चन का डिस्कशन हो गया था क्या, ठीक है। तो बात कर रहे हैं अपन इसमें सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स। अच्छा मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करेंगे, उससे पहले फ्लक्स के बारे में थोड़ी सी बात की जाए कि ये फ्लक्स क्या होता है। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, फ्लक्स किनका होता है पहले ये बात कर ली जाए। किनका होता है फ्लक्स, स्केलर का होता है, वेक्टर का होता है। वेक्टर क्वांटिटीज का होता है, स्केलर क्वांटिटीज का होता है फ्लक्स। जैसे कहा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स, तो वेक्टर क्वांटिटीज का ही होता है। क्या सभी वेक्टर का फ्लक्स होता है,
सभी वेक्टर का तो फ्लक्स नहीं होता है। तो कौन से वेक्टर का फ्लक्स होता है? ऐसे वेक्टर जो फील्ड वेक्टर होते हैं, ऐसे वेक्टर जो फील्ड वेक्टर होते हैं उनका फ्लक्स होता है। फील्ड वेक्टर से मीनिंग क्या हुआ कि ऐसे वेक्टर जिनके आसपास के रीजन में कोई एक सिंगल वैल्यू ना होके वो एज ए फंक्शन ऑफ पॉइंट की फॉर्म में होते हैं। जैसे कहा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बोला फॉर्मूला एक ही है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन वैल्यू एक नहीं है। चार्ज यहाँ रखा हुआ है, यहाँ कोई ना कोई वैल्यू है, कोई डायरेक्शन, कोई वैल्यू, कोई डायरेक्शन, हर आसपास के रीजन में हर पॉइंट एज ए फंक्शन ऑफ पॉइंट की फॉर्म में अवेलेबल है। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होता है, करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड आसपास रीजन में सब जगह एज ए फंक्शन ऑफ पॉइंट की फॉर्म में। तो ऐसे वेक्टर जो आसपास के रीजन में एज ए फंक्शन ऑफ पॉइंट की फॉर्म में अवेलेबल होते हैं वो फील्ड वेक्टर्स कहलाते हैं। हर पॉइंट पे कोई ना कोई वैल्यू, कोई ना कोई डायरेक्शन उनका ऐसा होता है। जबकि जैसे मैंने कहा कि इस ब्लॉक पे फोर्स अप्लाई किया, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, पर ऐसा सपोज मैंने कहा कि इस पे फोर्स अप्लाई किया तो कुछ ना कुछ वैल्यू फोर्स का होगा। सपोज बोला कि 10 न्यूटन फोर्स है, तो यहाँ 10 न्यूटन अप्लाई किया, इसका मतलब ये नहीं कि आसपास के रीजन में कहीं कुछ न कुछ अप्लाई होने लग गया। 10 अप्लाई यहाँ किया तो यहाँ 2 अप्लाई हो गया, यहाँ 3 अप्लाई हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जहां अप्लाई किया वहीं पर वो है। तो फील्ड वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी फील्ड वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड भी फील्ड वेक्टर, इनका ही फ्लक्स होता है। अब दूसरी टर्म आ रहा फ्लक्स से क्या हम समझ पाते हैं? फ्लक्स मतलब जैसे एक इमेजनरी क्लोज सरफेस हमने कंसिडर किया, एक क्यूब ले लिया गया, उसके अंदर एक चार्ज पार्टिकल रख दिया, सपोज पॉजिटिव चार्ज रखा है, प्लस क्यू रखा हमने। उस इमेजनरी, अच्छा इमेजनरी जैसे मैंने बोला, इमेजनरी सरफेस मैंने टर्म यूज किया। इमेजनरी सरफेस से मैंने यहां पर है कि सरफेस इस तरह से है कि सरफेस के होने या ना होने से न चार्ज को कोई फर्क पड़ेगा, न चार्ज की वजह से उस सरफेस पे कोई फर्क पड़ने वाला है, नहीं जो चार्ज का फील्ड पैटर्न उस पर कोई फर्क पड़ेगा। चार्ज यहाँ रखा हुआ, उसकी वजह से फील्ड लाइंस आसपास सब जगह होनी है, और हमने क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज को रखा हुआ है। क्लोज सरफेस के बाहर एक चार्ज को और रखता हूं मैं, तो उस चार्ज पे क्या कोई फोर्स लगेगा? क्लोज इमेजनरी सरफेस है, उसके अंदर चार्ज रखा हुआ है, इमेजनरी सरफेस है। इमेजनरी सरफेस के बारे में कह ही चुके हैं हम कि ऐसा सरफेस जिसके होने या ना होने से किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इमेजनरी सरफेस के अंदर एक चार्ज है, बाहर भी एक चार्ज रख दिया, क्या उस चार्ज पे कोई फोर्स लगेगा? डेफिनेटली फोर्स लगेगा, क्योंकि जो फील्ड लाइंस आएंगी आर पार हो जाएंगी। अगर अंदर चार्ज ज्यादा तो फोर्स भी ज्यादा, यानी कि जो सरफेस जिसके अंदर में चार्ज रखा है उससे फील्ड लाइंस निकल के बाहर गई होंगी, यानी कि उससे जो बाहर निकल के गया, सरफेस से आर पार गया है, उसे ही हम फ्लक्स कहते हैं। अगर फील्ड लाइंस ज्यादा बढ़ जाती हैं तो ज्यादा फ्लक्स कहलाता है, कम बाहर जाएंगी फील्ड लाइंस तो कम, मतलब किसी सरफेस से फील्ड लाइंस का आर पार जाना उस सरफेस के लिए फ्लक्स कहलाता है। अगर किसी सरफेस के लिए फील्ड लाइंस आर पार नहीं जाती है तो फ्लक्स उसके लिए नहीं होता है। ये जो फ्लक्स होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है। इक्वल नहीं बोला मैंने, क्या बोला? प्रोपोर्शनेट। फ्लक्स जो होता है किसी भी सरफेस के लिए, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उससे अगर आर पार जा रही है तो फ्लक्स होगा, और फील्ड लाइंस अगर ज्यादा जा रही है तो ज्यादा फ्लक्स, कम पास हो रही तो कम फ्लक्स होगा। तो एक सिंपल में कह सकते हैं कि फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। लेकिन फ्लक्स को मैथमेटिकली कैसे लिखा जाए? तो फ्लक्स की डेफिनेशन होती है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो फ्लक्स होता है उस फिजिकल क्वांटिटी के एरिया इंटीग्रल के बराबर होता है। लिखिए डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स में, फ्लक्स और फिर लिखिए लाइन, फ्लक्स ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी flux of any physical quantity is area integral of that quantity. Is area integral of that quantity. तो जैसे मैंने इस तरह से लिख दिया, फ्लक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन फिर डॉट डी ए, मतलब यहां वो क्वांटिटी लिखी जाएगी जिसका फ्लक्स लिखना चाहते हैं। इलेक्ट्रिक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स है तो मैग्नेटिक फील्ड यहां लिखा जाएगा। इसलिए हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को ऐसे लिखा जाता है, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। हो सकता है किसी ने ऐसा पहली बार देखा हो, सर ये अचानक से आपने ऐसे कैसे लिख दिया, फाई इक्वल इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। कहां से लिखा मैंने ये सब कुछ, किसके बेसिस पे लिखा है? फ्रॉम डेफिनेशन।
कहां से लिखा? डेफिनेशन। ये फ्लक्स का डेफिनेशन होता है। तो किसी का इसको देख के अगर मन नहीं मान रहा तो मन को आप मना लीजिए, कह दीजिए उस मन से कि कहां से लिखा है, कहां से लिखा है? डेफिनेशन से। मान जाएगा मन अब? तो कहां से लिखा है ये? डेफिनेशन। किसका डेफिनेशन? फ्लक्स का। ये होता है डेफिनेशन, जो मैंने लिखा भी दिया है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो फ्लक्स होता है उसके एरिया इंटीग्रल के इक्वल होता है। तो इस तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स लिखा जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर लिखना है तो ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर आ जाएगा। अब इसके बेसिस पे कुछ छोटी छोटी बातें समझते हैं अपन। देखिए यहां पर सबसे पहली बात सामने आ रही है कि बताइए फाई स्केलर या वेक्टर? फ्लक्स जो होता है स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी? स्केलर है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट से मिल रहा है तो स्केलर क्वांटिटी है, ये कंफर्म है। अच्छा एक बात और देखिए, ये जो फ्लक्स होता है स्केलर क्वांटिटी, अच्छी बात है, ये रियल फिजिकल क्वांटिटी या इमेजनरी फिजिकल क्वांटिटी? ये रियल फिजिकल क्वांटिटी है, इमेजनरी फिजिकल क्वांटिटी? इमेजनरी है। मतलब इमेजिन कर सकते हैं हम कुछ भी फ्लक्स। हम चाहे तो किसी एरिया के लिए फ्लक्स 50 एज्यूम कर, हम चाहे तो 100 एज्यूम कर लें। हम फ्री एज्यूम करने के लिए, क्योंकि इमेजनरी आपने बोला है, हम इमेजिन कर सकते हैं, ऐसा आप कह रहे हैं। आपको दिया गया इलेक्ट्रिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दे दिया है और एरिया दे दिया है, और आपसे पूछा कि फ्लक्स कैलकुलेट कीजिए, आपने इमेजिन कर लिया। कि कौन कैलकुलेट करेगा? हमने तो इमेजिन कर लिया, इमेजिनरी क्वांटिटी है। फिर दूसरा क्वेश्चन कहीं आया कि मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू दिस आई कैप जे कैप और एरिया दिस दिस दिस, व्हाट इज फ्लक्स? इमेजिन कर लिया, कुछ भी इमेजिन कर लिया, कोई सा भी ऑप्शन टिक कर, सर हमने तो ये इमेजिन किया था, ये आंसर होना चाहिए था, और क्लेम कर दिया एनटीए को नहीं यही सही है, इमेजिनरी क्वांटिटी इमेजिन करेंगे हम, तो इमेजिन कर सकते हैं। तो वास्तव में सॉल्व करना होता है हमें, ये तो पता ही आपको सॉल्व करना ही होता है। ये मैथमेटिकल जो रिलेशन है बी डॉट डी ए, जो बी दिया जाएगा एरिया दिया जाएगा, सॉल्व करने से जो वैल्यू आएगा वही लिखा जाएगा, या मना है जो लिख देंगे। तो एक रियल फिजिकल क्वांटिटी होता है, तभी तो उसका एक सर्टेन यूनिट है, डायमेंशन है, वैल्यू मिलता है। इमेजनरी फील्ड लाइंस होती है। इमेजनरी क्या होती है? फील्ड लाइंस। तो इमेजनरी फील्ड लाइंस होती है, फ्लक्स एग्जैक्ट फ्लक्स जो होता है फील्ड लाइंस के इक्वल होता भी नहीं है। कभी कभी लिख देते हैं फ्लक्स इक्वल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, लेकिन वास्तव में जो फ्लक्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होता है। फ्लक्स रियल फिजिकल क्वांटिटी है और फील्ड लाइंस इमेजनरी होती है। किसी चार्ज के लिए फील्ड लाइन से बनाते हैं तो हम वहां इमेजिन कर लेते हैं, बस वहां इस बात का ध्यान रखते हैं कि 5 कूलम का चार्ज है, उसके लिए अगर 5 लाइन बनाई है तो 10 कूलम के लिए 10 लाइन बना देते हैं। हाँ अगर किसी ने 5 कूलम के लिए 50 लाइन बनाई है तो 10 कूलम के लिए 100 लाइन बना देता है, तो वहां इमेजिन कर लेते हैं। तो इसलिए ये कहना तो ठीक है कि फ्लक्स प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, लेकिन डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि फ्लक्स इक्वल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। कभी कभी कुछ खास कंडीशन में कुछ क्वेश्चन के पर्पज से कहा जा सकता है, वो कब, वो जब आगे जरूरत पड़ेगी तो बात करेंगे। तो फिलहाल यहां पर फ्लक्स का डेफिनेशन की फॉर्म में कहा जाए तो फाई इक्वल टू बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर। तो रियल फिजिकल क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। यूनिट पर आते हैं, ऐसा यूनिट की बात की जाए, बी का यूनिट हमें पता है, न्यूटन की फॉर्म में कहा जाए तो न्यूटन अपॉन एम्पेयर इंटू मीटर था ना बी का यूनिट, न्यूटन अपॉन एम्पेयर इंटू मीटर, और इंटू क्या है? मीटर स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा? न्यूटन इंटू मीटर अपॉन एम्पियर। एक और टेस्ला भी होता था इसका, तो टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर बन जाएगा, और एक होता है वेबर। तीनों ही सही हैं, ज्यादा काम वेबर लिया जाएगा। तो टेस्ला कहां से है? बी की जगह, तो टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। सीजीएस में अगर बात करूं मैं तो यहां से चेंज करते जाते हैं, डाइन इंटू सेंटीमीटर अपॉन एब्सोल्यूट एम्पियर। एम्पियर एंड एब्सोल्यूट एम्पियर के बारे में शुरुआत में बात कर चुके हैं अपन। क्या रिलेशन था? 1 एब्सोल्यूट एम्पियर इज इक्वल टू 10 एम्पियर। एब्सोल्यूट एम्पियर भले सीजीएस का यूनिट है ये, लेकिन एम्पियर से बड़ा है, 10-10 एम्पियर के बराबर अकेला एक एब्सोल्यूट एम्पियर होता है, तो 10 एम्पियर इक्वल टू 1 एब्सोल्यूट एम्पियर होता है। यहां अगर बात करें गॉस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये होगा मैक्सवेल। फिर आती बात 1 वेबर इक्वल टू कितना? मैक्सवेल। 10⁸ 8। हम चाहे तो फाइंड कर सकते हैं, यहां पर याद भी रख सकते हैं।
ये तो वेबर है और ये मैक्सवेल है, 1 वेबर एंड 1 मैक्सवेल। तो वेबर को मैक्सवेल में कन्वर्ट करना है हमें, तो इनको इनमें कन्वर्ट करना होगा सबको। यहीं पर चेक करके देखते हैं हम। 10 की पावर 5 ये हो जाएगा, ये कितना हो गया 100, तो 10 की पावर 5 तो ये हो गया, 100 ये हो गया। एम्पियर को इसमें कन्वर्ट करना है तो 1/10 आएगा यहाँ पर एब्सोल्यूट एम्पियर के लिए, तो 1/10, 10 ऊपर चला गया, तो इसकी 5 पावर है, इसकी 2 और 1 और ऊपर से आ गई, 8 पावर होगी, तो 10 की पावर 8। तो 1 वेबर इक्वल टू 10 की पावर 8 मैक्सवेल, ऐसा हम कह सकते हैं। अब ये जो रिलेशन लिखा गया है फ्लक्स वाला, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये कब एप्लीकेबल, मतलब कब सही, मतलब कब इसको काम में ले सकते हैं, कब सही, कौन सा फील्ड के लिए, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म या दोनों, कौन से टाइप के फील्ड के लिए सही रहेगा, यूनिफॉर्म फील्ड के लिए सही है या नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के लिए फॉर्मूला सही है या दोनों के लिए सही है? वास्तव में दोनों के लिए सही, क्योंकि अभी ऐसी कोई बात हमने की नहीं यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म वाली। अब हम बात करने वाले हैं स्पेशली यूनिफॉर्म फील्ड के बारे में, यानी कि एक प्लेन सरफेस है एंड यूनिफॉर्म फील्ड अप्लाई किया जाए तो फ्लक्स का फॉर्मूला कैसा बनेगा, उस पॉइंट पर हम आने वाले हैं। तो यहां तक नोट कर लिया होगा आपने, लिखिए आगे लाइन स्टार मार्क करके। व्हेन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, when uniform magnetic field is applied, when uniform magnetic field is applied on plane surface, on plane surface of area capital A, then magnetic flux passing through that surface phi is equal to, देखिए यहां दो तरह की बात हम करने जा रहे हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन सरफेस। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ना, मतलब बी वेक्टर क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि यूनिफॉर्म तभी होता है जब वेक्टर फॉर्म में, मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम, तो ये बन जाएगा बी वेक्टर, तो बाहर आ गया इंटीग्रेशन डी ए वेक्टर। हम चाहे तो कह सकते हैं बी वेक्टर इक्वल टू कांस्टेंट, तो बी वेक्टर सेम होने से इसको बाहर लिखा। अभी प्लेन सरफेस को यूज करना बाकी है। अब प्लेन सरफेस के लिए इंटीग्रेशन डी वेक्टर क्या लिखा जाए उसको जरा थिंक किया जाए। यहां प्लेन सरफेस की जब हम बात करने वाले हैं तो इंटीग्रेशन डी ए वेक्टर फॉर प्लेन सरफेस, डी ए वेक्टर एरिया को वेक्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है, और हम पहले भी बात हमने की, सपोज ये प्लेन सरफेस है तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर, या तो ऊपर की ओर या नीचे की ओर। इन जनरल कोई खास इंफॉर्मेशन जब नहीं होता है तो सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड यानी कि टुवर्ड ऑब्जर्वर डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर कंसीडर किया जाता है। और फिर अलग अलग सिचुएशन में डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर अलग अलग हम बात कर भी चुके, पहले हमने मैग्नेटिक मोमेंट के टाइम पे बात की थी, जहां करंट कैरिंग लूप था उस टाइम कहा था करंट का डायरेक्शन के अकॉर्डिंग फाइंड कर लेते हैं। लेकिन यहाँ कोई करंट वगैरह की बात नहीं हो रही है। एक प्लेन सरफेस का जब हम स्टडी करेंगे तो प्लेन का परपेंडिकुलर एंड टुवर्ड ऑब्जर्वर जो डायरेक्शन होगा वो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, पॉजिटिव वाला डायरेक्शन कंसिडर किया जाता है। कोई क्लोज सरफेस अगर होता है, हालांकि यहाँ क्लोज का ज्यादा यूज नहीं होने वाला, फिर भी याद रखें जैसे ये कोई क्लोज सरफेस है, ये क्लोज सरफेस है, इसमें अलग अलग पार्ट का, क्योंकि जहां तक पूरा एक प्लेन सरफेस है वहां तक का पूरा का एक ही डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर रहेगा। तो पूरा क्लोज सरफेस के लिए इस हिस्से की बात करूं तो इसका डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर ये रहेगा, इस हिस्से का ये डायरेक्शन रहेगा, मतलब आउटवर्ड वाला जो डायरेक्शन होता है वो कंसिडर किया जाता है एरिया वेक्टर का जब क्लोज सरफेस होता है। तब इस हिस्से का ये डायरेक्शन रहेगा एरिया वेक्टर का, इस हिस्से के लिए ये रहेगा, इसके लिए ये रहेगा, इसके लिए ये रहेगा। तो सरफेस के परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर लिया जाता है, कब, जब क्लोज सरफेस है तब। अब हम बात कर रहे थे कि इंटीग्रेशन डी ए वेक्टर की बात करना चाहते हैं, तो बताइए इंटीग्रेशन डी ए वेक्टर, यहां जब हम एक क्वेश्चन इस तरह से है आपके लिए, हमारे पास एक स्पेरिकल क्लोज सरफेस, सपोज क्या है, स्पेरिकल क्लोज सरफेस, उसका रेडियस कैपिटल आर है,
बताइए उसके लिए इंटीग्रेशन डी वेक्टर क्या लिखा जाए? अगर यहां तो क्वेश्चन में तो नहीं है, पर उसके लिए क्या लिखा जाए? इंटीग्रेशन डी वेक्टर उस स्फेरिक क्लोज सरफेस के लिए क्या लिखा जाए? पाई आर स्क्वायर कि 4 पाई स्क्वायर? क्या लिखा जाए? मतलब स्पेयर का पूछ रहा हूं, यहां नहीं है वो केस स्पेयर वाला, ऐसे ही पूछ रहा हूं मैं कि एक स्पेरिकल क्लोज सरफेस है, उसका रेडियस कैपिटल आर है, और उसके लिए इंटीग्रेशन डी वेक्टर अगर हमें सोल्व करना हो, यहां जरूरत नहीं पड़ने वाली, ऐसे ही पूछ रहा हूं मैं, ठीक है? तो क्या पाई आर स्क्वायर आएगा या 4 पाई स्क्वायर आएगा? क्या आना चाहिए? क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर या 4 पाई आर स्क्वायर, या कुछ और ही आएगा? 2 पाई आर, चलो दो में तो नहीं तो तीसरा 2 पाई आर बोल दो, कोई कोई 3 पाई आर स्क्वायर ही बोल देगा फिर। देखिए जरा इस बात को समझे, इंटीग्रेशन डी वेक्टर का मीनिंग क्या हो जरा ध्यान दी। सपोज ये प्लेन सरफेस है, ठीक है? इस प्लेन सरफेस के लिए हमें इंटीग्रेशन डी वेक्टर का स्टडी करना है। इंटीग्रेशन डी वेक्टर का मीनिंग हुआ कि जो भी एरिया उसको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक किया गया है, और सभी वेक्टर का फिर डीए वेक्टर का एडिशन करना। सपोज ये प्लेन सरफेस है, तो यहाँ पर छोटे छोटे एरिया वेक्टर ले लिए गए, डीए वेक्टर यहाँ पे कंसिडर किए गए, और इन सभी डीए वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा? ऊपर की ओर। इसका भी ऊपर डायरेक्शन डीए वेक्टर सबका डायरेक्शन ऊपर की ओर रहेगा यहाँ पर। अब उन सबका लिए इंटीग्रेशन डीए वेक्टर का मीनिंग क्या हुआ कि हम उन सबको ऐड करना है। अगर एक एरिया 1 कहें, मतलब DA1 DA2 DA3, तो इंटीग्रेशन का मीनिंग हुआ DA1 वेक्टर प्लस DA2 वेक्टर प्लस DA3 वेक्टर प्लस DA4 वेक्टर। वेक्टर एडिशन है, सभी वेक्टर का डायरेक्शन यहाँ पर सेम है या डिफरेंट है? जब जब भी वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम होता है तो उनके मैग्नीट्यूड का डायरेक्ट एडिशन कर दिया जाता है, ये बात जानते हैं? तो डीए जो एरिया इसके पार्ट हैं, उन सबका मैग्नीट्यूड को पूरा ऐड कर दिया जाएगा, तो ऐड करने से पूरा प्लेन सरफेस का एरिया हमें मिल जाएगा। तो यहां जो हम बात कर रहे हैं कि एरिया प्लेन सरफेस की फॉर्म में है, तो उसके लिए इंटीग्रेशन डी वेक्टर का जो मीनिंग होगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, एरिया वेक्टर के बराबर, मतलब बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बनेगा। हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन डी ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर फॉर प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस के लिए इस तरह से आएगा। कुछ कोई बात समझ में थोड़ी कम ही आई है, पता नहीं सर आप क्या कहे जा रहे हो, डीए करते। अब वापस उसी क्वेश्चन पे आता हूं जो मैं आपसे पूछ रहा था। स्पेरिकल क्लोज सरफेस है सपोज हमारे पास, इसका रेडियस आर है, उस स्पेरिकल क्लोज सरफेस के लिए इंटीग्रेशन डी वेक्टर अगर हमें फाइंड करना हो तो क्या लिखा जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर, ओनली पाई आर स्क्वायर। स्पेयर की बात हम कर रहे हैं, स्पेरिक क्लोज सरफेस है। जैसे सपोज यहां पर ये इतना बड़ा स्पेयर हमने कंसीडर कर लिया है, उसके लिए डीए वेक्टर का एडिशन, एक डीए यहां लिया, एक डीए यहां लिया, इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर, दोनों का एडिशन कर दिया मैंने, दोनों का वेक्टर एडिशन कर दिया, दोनों का वेक्टर एडिशन कर दिया, 0। फिर एक एलिमेंट यहां लिया, एक यहां लिया, स्पेयर है यहां पर, अपोजिट हम एलिमेंट कंसीडर करते जा रहे हैं, उन सबका क्या होगा? सम 0। समझ में आ रही बात? तो स्पेरिकल क्लोज सरफेस अगर है, उसके लिए इंटीग्रेशन डी वेक्टर का वैल्यू 0 आएगा। कुछ का मन नहीं मानता, सबने तो कई बार 4 पाई स्क्वायर लिखा है, इलेक्ट्रोसिटी में कई बार काम में लिया, नहीं लिया, झूठ बोल रहे हैं आप। आपने ये एरो था ही नहीं वहां पर, आपने इंटीग्रेशन डी काम में लिया ओनली, एरो उस पर नहीं था। आप चाहे तो पुराने नोट्स जहां भी हो उनको ढूंढ के निकाल के खोद करके देख लेना, आप चेक कर लेना कि वहां पर डीए वेक्टर नहीं था, ओनली इंटीग्रेशन डीए था। क्या था? इंटीग्रेशन डीए। तो इंटीग्रेशन डीए कैसे? वो 4 पाई स्क्वायर आएगा, जिसे इस पे का सरफेस है, डीए पार्ट और डीए क्योंकि जब मैग्नीट्यूड फॉर्म में ही है तो फिर तो पूरा सरफेस ऐड हो जाएगा ना। तो डीए पूरा सरफेस को जब ऐड करेंगे, मैग्नीट्यूड फॉर्म में ऐड करना है, तो फिर तो 4 पाई स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन यहाँ वेक्टर एडिशन, और तभी तो मैंने भी कहा ना, प्लेन सरफेस जब है तो सबका डायरेक्शन सेम होने की वजह से हम डायरेक्ट जो मैग्नीट्यूड है उनको ऐड कर पा रहे हैं। और स्पेयर में क्या होगा, डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए डायरेक्ट जब उनका वेक्टर एडिशन करेंगे तो कैंसिल होते जाएंगे हर पार्ट,
डी ए कैंसिल होते जाएंगे। तो स्फीयर के लिए अगर इंटीग्रेशन डी ए वेक्टर बताना है वो 0 होगा। यहाँ प्लेन सरफेस है इसलिए कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, पूरा एरिया हमें मिल जाएगा। कब? प्लेन सरफेस होने की वजह से। तो प्लेन सरफेस होने की वजह से इंटीग्रेशन डी ए वेक्टर को डायरेक्ट हम ए वेक्टर लिख सकते हैं, तो ये लिखा जाएगा। तो ये रिलेशन बना है फाई इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब बनाइए, अब जाके बनाए, क्या बना? फाई इक्वल टू, अरे बोलो, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये कब काम आएगा? क्या हो? जब फील्ड यूनिफॉर्म हो एंड सरफेस प्लेन हो तभी ये काम में आएगा, अदरवाइज काम में नहीं आएगा। अच्छा, अगर यहां पर जैसे प्लेन सरफेस की बात कर रहे थे अपन, लेकिन होता क्या है जब ईएमआई स्टडी हम करते हैं सरफेस वगैरह का जिक्र ना के बराबर होता है। यहाँ तो टर्न्स होते हैं, लूप होता है, कॉइल होती है। तो कोई भी सपोज एक टर्न है, उसके लिए फ्लक्स से मीनिंग यहाँ क्या निकलेगा, किस तरह से बात करेंगे? जैसे एक टर्न है, उस पर जब फील्ड अप्लाई करेंगे उस टर्न का भी कुछ ना कुछ एरिया तो होगा ना। तो उस टर्न का जो एरिया होगा, उस एरिया से जब फील्ड लाइंस आर पार जाएंगे तो फ्लक्स होगा। तो ये जो एरिया है ना उस टर्न का एरिया ही होगा। तो वो टर्न एक प्लेन सरफेस की फॉर्म में ही है, तो उस एरिया से अगर फील्ड लाइंस आर पार जा रही हैं तो फील्ड वहां पर होगा, फ्लक्स होगा डेफिनेटली। 1 टर्न है तो बी डॉट ए है, 2 टर्न है तो दोनों का फ्लक्स अलग अलग होगा, एक का बी डॉट है दूसरे का भी बी डॉट है, तो 2 बी डॉट है। 3 टर्न अलग अलग है, समझ में आ रही बात? एक टर्न यहां है, एक यहां है, एक यहां, तो इसका फ्लक्स भी बी डॉट है, इसका फ्लक्स भी बी डॉट है, इसका भी बी डॉट है, 3 बी डॉट। एन टर्न है तो एन बी डॉट। तो अगर एन टर्न वाला कोई कॉइल है तो उसके लिए एन बी डॉट लिखिए। नेक्स्ट लाइन आगे, मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए कॉइल ऑफ कैपिटल एन टर्न्स। मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए magnetic flux passing through a coil of capital N turns. Phi is equal to n b vector dot a vector. इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, n b a magnetic flux passing through a coil of capital N turns. तो फाई इक्वल टू एन बी डॉट ए, या फिर इसको लिख सकते हैं एन बी ए कॉस थीटा। यहां पर थीटा किसके बीच एंगल है? बी वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। थीटा लिख सकते हैं एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। जैसे सपोज ये बी वेक्टर है और ये बी वेक्टर बना दिया मैंने, क्या बना दिया? बी वेक्टर। तो बी वेक्टर का डायरेक्शन ये बी कैसा है? यहां पर यूनिफॉर्म ही बी लिया गया है, ये यूनिफॉर्म बी है। चपटा सर्कल बनाया है, चपटा सर्कल क्या इंडिकेट करता है? अरे क्या इंडिकेट करेगा? कॉइल प्लेन के पहले परपेंडिकुलर, प्लेन के, आवाज नहीं इधर से नहीं आई। कौन परपेंडिकुलर? कौन सा कॉइल? अरे सर्कुलर कॉइल। कौन सा कॉइल? सर्कुलर कॉइल। अच्छा, कॉइल कहां रखा गया है? कहां रखा है? यूनिफॉर्म फील्ड का मीनिंग क्या हुआ? ऐसा फील्ड जिसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो एंड डायरेक्शन भी सेम हो। क्या यहां पर जो प्लेन है, कॉइल का प्लेन है, वो एक प्लेन सरफेस की फॉर्म में है क्या? जैसे यहां पर प्लेन सरफेस के लिए तो ये फॉर्मूला है, तो डेफिनेटली हर टर्न का एरिया एक प्लेन सरफेस की फॉर्म में है। तो यहां पर अच्छा, ये लाइन जो बना रखी है हमने, क्या इंडिकेट कर रही है? ये लाइन प्लेन ऑफ कॉइल या कॉइल को भी इंडिकेट कर रही है। तो यहां जो लाइन हमने बनाई है ये कॉइल और प्लेन ऑफ कॉइल को इंडिकेट कर रही है। इस तरह की बात पहले की थी हमने कभी? तो यहां पर एक लाइन बनाता हूं मैं, ये इसका एक्सिस को इंडिकेट करेगा। ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बना दिया, ये एंगल थीटा है, तो ये एक्सिस। तो सेम ऐसा ही डायग्राम हम पहले भी बना चुके हैं, बस पहले मैग्नेटिक मोमेंट की बात कर रहे थे, अब यहां पर फ्लक्स की बात हम करने वाले हैं। तो यहां पर जब फ्लक्स की बात हम करने वाले हैं, अच्छा देखिए इसमें ये थीटा किसके बीच एंगल है? अरे किसके बीच एंगल है? बी वेक्टर एंड एरिया वेक्टर।
बी एंड ए नहीं बोलना है, प्रॉपर बोलना, बी वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। एक बात और देखिए यहां पर अब आप, कि जैसे अगर हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट ये एंगल नहीं दिया है, ये वाला एंगल दिया है, तो 90 में से माइनस करना पड़ेगा। इस तरह की बातें पहले हुई थी। अच्छा, ये एंगल जो दिया जाएगा उसकी लैंग्वेज किस तरह की हो सकती है? क्वेश्चन कहेगा कि कॉइल और फील्ड के बीच एंगल दिया है, कॉइल एंड फील्ड के बीच एंगल, किसके बीच? कॉइल एंड फील्ड के बीच एंगल दिया हुआ है। या एक क्वेश्चन कह सकता है कि प्लेन ऑफ कॉइल एंड फील्ड के बीच एंगल दिया हुआ है, ये भी क्वेश्चन कह सकता है। तो प्लेन ऑफ कॉइल एंड फील्ड के बीच एंगल दिया हो या कॉइल एंड फील्ड के बीच एंगल दिया हुआ हो, तो हमें क्या करना है? 90 में से माइनस करना है, तब जाके हम थीटा को यूज कर पाएंगे सही से। अच्छा, क्वेश्चन अगर कहें हमसे कि कॉइल का एक्सिस एंड फील्ड के बीच का एंगल दिया जाए, तो क्या वो सही है जो दिया गया है? कॉइल का एक्सिस एंड फील्ड के बीच का एंगल जो दिया है सही है, क्योंकि ये कॉइल का एक्सिस है और ये फील्ड के बीच का सही है। नॉर्मल टू प्लेन ऑफ कॉइल एंड फील्ड के बीच का एंगल, नॉर्मल टू प्लेन ऑफ कॉइल, नॉर्मल टू प्लेन ऑफ कॉइल, ये नॉर्मल रहेगा इस तरह से, नॉर्मल टू प्लेन ऑफ कॉइल एंड फील्ड के बीच का एंगल जो दिया है सही है ये, तो जो दिया है वही हमें काम में लेना होगा। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन कहता है कि कॉइल को ट्रांसवर्स फील्ड में रखा है। किस में रखा? ट्रांसवर्स फील्ड। ट्रांसवर्स फील्ड मतलब कैसे होता है? कॉइल के प्लेन के कंफर्म, थीटा कितना लेंगे? कुछ 90 कह रहे हैं, 0 लेंगे, क्योंकि जो एंगल होता है वो बी वेक्टर एंड, सबकी आवाज नहीं आई, बी वेक्टर एंड क्या क्या लेते हैं? बी वेक्टर एरिया वेक्टर, उनके बीच का एंगल लिया जाता है। तो मैंने बोला ट्रांसवर्स फील्ड, क्या बोला? ट्रांसवर्स फील्ड। थीटा कितना लेंगे? क्योंकि यहां पर ये कॉइल की जो हम बात कर रहे हैं, कॉइल ऐसे रखा जाएगा इस तरह से, मतलब ये कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो यही है, इस कॉइल को ऐसे रखा जाना है। और जब कॉइल ऐसे रखा जाएगा तो फिर हम कह सकते हैं कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये रहेगा। तो एरिया वेक्टर ऐसे भी तो हो सकता है वैसे, एरिया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, एरिया वेक्टर अगर ऐसे रहेगा तो थीटा कितना हो गया? और अगर एरिया वेक्टर ऐसे रहेगा थीटा, लेकिन क्वेश्चन ने बोला ट्रांसवर्स फील्ड, दोनों तो ट्रांसवर्स हो गए ना एक तरह से, ये कि मतलब ये कॉइल है और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो अगर एरिया वेक्टर ऐसे लिया गया, थीटा 0 हो गया, एरिया वेक्टर ऐसे थीटा 180 हो गया। तो वास्तव में इस कंडीशन में क्या करना होगा हमें? क्वेश्चन कई बार इस तरह के देखने को मिलती लैंग्वेज, क्वेश्चन कहता है कि कॉइल को ट्रांसवर्स फील्ड में रखा गया है, अब थीटा का फैसला हमें ही करना है, थीटा 0 ले या 180 लें? उस कंडीशन में 0 लेंगे, क्योंकि थीटा 0 लेने पर ही फ्लक्स पॉजिटिव आएगा। हमारे थिंकिंग पॉजिटिव है, किस थिंकिंग है? पॉजिटिव। तो शुरुआत जब हमें करनी है तो पॉजिटिविटी के साथ शुरुआत हमें करनी होती है, या नेगेटिव से शुरुआत करनी होती है? पॉजिटिव होके शुरुआत करना। आप यहां जब स्टडी करने की शुरुआत आपने की, एक उम्मीद के साथ शुरुआत की है कि ये सोच के शुरुआत की मेरा सिलेक्शन नहीं होगा लेकिन मुझे पढ़ाई करनी है, ऐसा थोड़ी सोच के शुरू करते हैं अपन। पॉजिटिव थिंकिंग वाले हैं और शुरुआत पॉजिटिव से ही करते हैं अपन। तो इसीलिए यहां पर भी दो चांस बनते हैं, पॉजिटिव का चांस भी है, नेगेटिव का चांस भी है। कब? ट्रांसवर्स कंडीशन में। तो जब हमें अगर चूज करना है किसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन सिर्फ ये बोल दिया ट्रांसवर्स फील्ड है, तो हम थीटा 0 ही कंसिडर करेंगे शुरुआत में। हाँ, क्वेश्चन आगे कुछ चेंज करने के बोल देता है तो हम चेंज कर देंगे उसके अकॉर्डिंग, फिर जैसा चेंज बोला जाएगा वो चेंज करके जो एंगल होगा उसको फिर काम में लेंगे। लेकिन इनिशियली ट्रांसवर्स फील्ड अगर बोला है या कॉइल के परपेंडिकुलर फील्ड बोला है और हमें एक एंगल चूज करना, तो थीटा 0 डिग्री वाला ही हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि हमारे थिंकिंग, आवाज ने थिंकिंग, तो इसलिए हम थीटा 0 वाला ही लेंगे। तो क्वेश्चन पर आते हैं अपन। अच्छा, कोई क्वेश्चन यूं बोल दे, एक कॉइल को इस तरह से रखा कि कॉइल का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, बताओ फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स बताइए, फ्लक्स। कॉइल को इस तरह से रखा गया है कि कॉइल का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, फ्लक्स बताना है, फ्लक्स। फ्लक्स क्या होगा? 0, क्योंकि थीटा क्या हो गया? 90। यहां पर ये जो कॉइल है ना, ऐसे ये कॉइल ऐसे हो गया फील्ड के पैरेलल, तो थीटा 90 हो गया। या अगर इस तरह से थीटा वगैरह के बारे में ना भी सोचे ना, तो आप सीधा ऐसा कर सकते हैं, ये कॉइल है और इसके प्लेन के पैरेलल फील्ड जब रहेगा, तो फील्ड लाइंस प्लेन के पैरेलल है, तो कोई फील्ड लाइंस आर पार नहीं जा रही है,
कुछ इसमें इस तरह का दिमाग लगाते ही नहीं है, सर देखो ये एरिया है और बी है, यहाँ कुछ न कुछ तो बी है ना, तो बी इंटू एरिया से कुछ न कुछ तो फ्लक्स मिल ही जाएगा, तो कुछ न फ्लक्स होना चाहिए, कुछ भी नहीं होगा। फील्ड लाइंस उस पर्टिकुलर गिवन एरिया से जब तक आर पार नहीं जाते तब तक कोई फ्लक्स नहीं होता। फ्लक्स तभी होता है जब किसी भी टर्न या किसी भी कॉइल से फील्ड लाइंस आर पार हो जाएं, तभी जाकर के फ्लक्स लिंक माना जाता है, फ्लक्स पासिंग होता है, ऐसा कहा जाता है। तो किसी भी कॉइल से फ्लक्स पास तब होगा जब फील्ड लाइंस आर पार जा रही, एक तरफ से एंटर दूसरी तरफ बाहर निकल रही है, ऐसा अगर है तभी फ्लक्स है, अदरवाइज फ्लक्स नहीं है। तो क्वेश्चन पर अब आते हैं। लिखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज। A circular coil ब्रैकेट में लिख लें इस तरह से, n इक्वल टू 100, a इक्वल टू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। n कितना 300, n 300 है और एरिया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला in such a way that plane of coil makes an angle 30 degree with magnetic field, 30 degree with magnetic field, then what is magnetic flux passing through coil? Then what is magnetic flux passing through coil? सॉल्व करने में इतनी जल्दबाजी ना करें कि मिस्टेक हो जाए। एक बैच में एक आध स्टूडेंट ऐसे हैं, कुछ भी पूछते तुरंत आंसर देते हैं, लेकिन हर बार गलत। पहली बार पहला आंसर गलत ही बोलना है, फिर अगली बार फिर सही निकलता है। तो ऐसा नहीं होना है। जैसे प्रैक्टिस करते से बनते जाते हैं अपन। अच्छी प्रैक्टिस करें, सही निकालने की कोशिश करें। मतलब मैंने कई बार देखा है कि पहली बार में तुरंत आंसर, तुरंत गलत ही आंसर देना है। बोले मैक्सिमम सही बोल रहे हो, उसको पहली बार तुरंत, क्वेश्चन भी नहीं, कोई जनरल थ्योरी की बात पूछी जा रही है, उसमें भी तुरंत आंसर देना और गलत ही देना है पहला। ऐसा डेली देखने को मिलता है। इस बेच की बात है, इस वाले बेच की। तो बात कर रहे थे यहां पर अपन, फ्लक्स निकालना है तो थीटा कितना काम में लिया आपने? 60 काम में लिया है। कितनों ने 60 काम में लिया है? कितनों ने 30 काम में लिया है? 60 आएगा ना, क्योंकि प्लेन ऑफ कॉइल का हमसे बोला गया, तो प्लेन ऑफ कॉइल की हम बात कर रहे हैं और ये फील्ड के साथ एंगल है, तो ये वाला एंगल हमें दिया गया है, तो हमें ये चाहिए तो 90 में से माइनस करना पड़ेगा। तो यहां पर फाइव इज इक्वल टू एन बी ए कॉस थीटा। एन कितना हो गया 300, बी कितना है 2, एरिया 3 इंटू 10 की पावर -4, कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 कितना होता है? तो ये कितना हो गया 9 इंटू 10 की पावर -2 वेबर। बाकी सोल्व तो कर लेंगे ना। कॉस 60 1/2 के 2 से 2 कैंसिल करना मत भूलना ना, तो वो कैंसिल होने के बाद फिर ये बच जाएगा 5। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर कॉइल का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? फिर फ्लक्स 0 हो जाएगा। क्वेश्चन लिखाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लिखिए। ए प्लेन सर्कुलर कॉइल
ए प्लेन सर्कुलर कॉइल, ब्रैकेट में लिखें कैपिटल N कोमा कैपिटल A। इट मीन्स N टर्न है एंड A एरिया है। प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल B, कैपिटल B, if coil rotated by angle 180 degree about its one of diameter in 2 seconds, then what is rate of change of magnetic flux passing through coil? What is rate of change of magnetic flux passing through coil? किया सॉल्व कुछ लोगों ने? कितनों ने सॉल्व कर लिया? जरा हाथ उठाएं। क्या आंसर आया? -NB आ गया। देखिए जरा समझते हैं क्या करना है इसमें। दो कंडीशन की बात हो रही है। पहले क्वेश्चन ने बोला है कि ट्रांसवर्स फील्ड में कॉइल को रखा गया है। तो ट्रांसवर्स फील्ड का मीनिंग क्या हुआ कि थीटा 0 डिग्री हमें लेना है, प्लेन के परपेंडिकुलर फील्ड होगा। जैसे ये कंडीशन, सपोज ये कॉइल है और ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड हमने ऐसे अप्लाई कर रखा है, तो थीटा 0 डिग्री बनेगा और ये फ्लक्स इनिशियली NBA के बराबर आ जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन भी कर दिया है। तो इस वाले केस में कोई डाउट? सिंपल है कि ये कॉइल है, फील्ड ऐसे अप्लाई किया हमने क्योंकि प्लेन के परपेंडिकुलर ट्रांसवर्स फील्ड है, थीटा 0 डिग्री रहेगा। अब क्वेश्चन ने बोला है इस कॉइल को अबाउट इट्स वन ऑफ डायमीटर एंगल 180 से रोटेट करना है। तो फील्ड जैसा है वैसा ही है, कॉइल को रोटेट किया जा रहा है, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन चेंज होता जाएगा और ये ऐसे बन जाएगा। तो बी का डायरेक्शन इस तरह से हो गया, वही है, और एरिया इधर की ओर आ गया। तो थीटा कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। तो डायमीटर के अबाउट रोटेट करने की बात की जा रही है। डायमीटर मतलब ऐसा एक्सिस जो प्लेन में लाई कर रहा है, सेंटर से पासिंग है, उसके अबाउट रोटेट करना है। तो इसके अबाउट रोटेट करना है। अगर इसी क्वेश्चन यूं कर दिया जाए कि इस कॉइल को प्लेन के परपेंडिकुलर वाला जो एक्सिस है उसके अबाउट रोटेट करना हो, तो कुछ भी चेंज नहीं आएगा। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन वही बना रहेगा, बी का डायरेक्शन वैसा है ही, तो चेंज इन फ्लक्स कुछ भी नहीं आएगा। तो अभी रोटेट कैसे करने को बोला है? डायमीटर के अबाउट ऐसे रोटेट करने की बोला है। तो बी का डायरेक्शन सेम है, एरिया वेक्टर इधर आ गया, थीटा 180 बन गया। ये कंडीशन बन गई। फाई इक्वल टू -NBA आ गया, मतलब फाई टू -NB आ गया। तो बस हमें क्या फाइंड करना? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, यानी कि डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी बताना है। तो ये हो जाएगा फाई टू माइनस फाई वन अपॉन डेल्टा टी। फाई टू -NBA है, इसमें से NBA को माइनस करना है, अपॉन 2 लगाना, तो -2NBA अपॉन 2, यानी कि -NBA। क्या आंसर आएगा? वेबर पर सेकंड। ऐसा क्वेश्चन एक बार एम्स एग्जाम में भी पूछा गया है, आपके मॉडल में भी दिया हुआ है, लेकिन एम्स एग्जाम में भी ऐसा आया हुआ है। इसमें
जरूरी नहीं कि वो 180 डिग्री रोटेट करने की बात करे हर बार, कुछ कम एंगल से रोटेशन की बात भी कर सकता है। जैसे अगर वो बोले कि 90 डिग्री रोटेशन दिया गया है, कितना 90, तो मतलब शुरुआत में तो फ्लक्स एनबीए बराबर आ गया, 90 रोटेशन दिया तो फ्लक्स अब कितना हो गया, 0, यानी कि थीटा 90 हो जाएगा, कॉस 90 कितना हो गया, 0, तो फ्लक्स 0, तो 0 के अकॉर्डिंग सोल्व कर लिया जाएगा। आ रही बात समझ में? तो जैसा क्वेश्चन की डिमांड वैसा हम सॉल्व कर सकते हैं। एक बात और यहां ध्यान रखनी है कि ये जो फॉर्मूला हम काम में ले रहे हैं ना, एन बी ए कॉस थीटा, जिसमें बीज जो एरिया लिखा जा रहा है, फिलहाल यहां जो भी केसेस हमने अब तक लिए हैं उन सब में जितना भी एरिया, उस पूरा एरिया पर ही फील्ड अप्लाई हो रहा है। अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें एरिया हमें बड़ा दे रखा है और उस पूरा एरिया से फील्ड पास नहीं हो रहा है, तो फिर उतना ही एरिया काम में लेना है जितना एरिया पर फील्ड अप्लाई किया गया है। ये सपोज ये सामने इधर दीवार है, इस दीवार के का एरिया पूरा ए है, ठीक है, और इस एरिया से पासिंग फ्लक्स बताना है, कोई फील्ड ही अप्लाई नहीं किया, बताओ फ्लक्स कितना होगा, 0। लेकिन फिर ये बोला आगे कि एरिया ए है पूरी दीवार का, आधे हिस्से में बी फील्ड अप्लाई कर दिया है, और पूछा गया कि पूरी दीवार से पासिंग फ्लक्स बताइए, तो क्या पूरा एरिया ए काम आएगा, क्या नहीं आएगा। जितना एरिया से फील्ड लाइंस पास हो रही उतना एरिया ही हमें काम में लेना होगा। तो जो बिगनर बॉक्स 1 है उसमें एक क्वेश्चन ऐसा लास्ट में दिया हुआ है, उसमें एक सोलोनॉइड बोला गया है और बोला एक डिस्क उस पर लगा रखा है, तो डिस्क से पासिंग फ्लक्स बताना है। तो पूरा डिस्क का जो बाहर बाहर एरिया है वो तो खाली है, मैग्नेटिक फील्ड के सोलोनॉइड की वजह से ही है, तो सोलोनॉइड का ही एरिया काम में लेना है, सोलोनॉइड का ही फील्ड काम आएगा। तो वो क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। एक और की बात करता हूं मैं, जैसे एक क्वेश्चन ऐसे सुन के समझ के आंसर देना आपको। जैसे ये एक यहाँ क्यूब है, अब इस क्यूब में ये एरिया भी ए है, ये एरिया है, सब एरिया ए है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म ऐसे अप्लाई किया गया है। तो यूनिफॉर्म फील्ड अप्लाई किया गया, इसमें दो बातें बतानी है, मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच फेस एंड टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्यूब। एरिया ए है, यूनिफॉर्म फील्ड बी अप्लाई किया है, इसके लिए फ्लक्स बताना है। फील्ड अप्लाई किया बी है और एरिया ए है, इस सरफेस के लिए फ्लक्स बताना, माइनस बी ए या प्लस बी ए, माइनस बी ए, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, बी ए कॉस थीटा, थीटा कितना होगा यहाँ पर, क्योंकि बी का डायरेक्शन तो ये है, एरिया वेक्टर इधर, एरिया वेक्टर सब जगह बता दूं एक बार में, यहाँ एरिया ऐसे होगा, यहाँ ऐसे होगा, यहाँ ऐसे होगा, यहाँ ऐसे ऐसे ऐसे, ये डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर जगह जगह पर। तो एक बार ऐसा करिए, आप थीटा बताते जाइए मुझे, यहाँ थीटा कितना काम मिलेगा, यहाँ थीटा, एरिया वेक्टर ये है, थीटा 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 थीटा, और यहाँ थीटा, यहाँ 0 रहेगा, तो जहां थीटा 0 है वहां फ्लक्स क्या हो गया, बी ए, क्या हो गया, बी ए, पॉजिटिव बी ए, यहाँ क्या होगा, नेगेटिव बी ए, और यहाँ फ्लक्स इन चारों फेसेस के फ्लक्स 0 हो गया, या माइनस बी ए या प्लस बी ए। इन चारों का 0 होना तो ये भी कह सकते हैं कि सरफेस के पैरेलल लाइंस है, तो सरफेस के पैरेलल जब लाइन होती तो फ्लक्स वैसे भी 0 होगा, यहाँ माइनस बी है, यहाँ प्लस बी, टोटल फ्लक्स कितना। तो वास्तव में ये बात पहले भी कहा था हमने कि किसी भी क्लोज सरफेस के लिए टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स ऑलवेज 0 होता है। तो ऑलवेज टोटल फ्लक्स 0 होना इस बात को ही बताता है कि मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, ये बात पहले कर चुके हैं हम। तो क्लोज सरफेस का मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा 0 ही होता है। एक क्वेश्चन की बात और करते हैं, क्वेश्चन में, अच्छा एक क्वेश्चन की वैरायटी ऐसे भी हो सकती है कि हमें मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर फॉर्म में दिया जाए, एरिया भी वेक्टर फॉर्म में दे दिया जाए, तो बी एंड एरिया दोनों वेक्टर फॉर्म दिया तो क्या करेंगे, फिर डॉट प्रोडक्ट सॉल्व कर लेंगे। तो वो लिखने की जरूरत आई थिंक नहीं है, कुछ अलग क्वेश्चन लिखने वाला हूं मैं। एक करंट कैरिंग वायर है, करंट जिसमें आई है, और एक लूप यहां गिवन हमें है, एक रेक्टेंगुलर लूप है, करंट कैरिंग वायर के पास डायग्राम के अकॉर्डिंग रखा गया है, फाई लूप, लूप के लिए पासिंग फ्लक्स हमें बताना है। करंट कैरिंग वायर है, पास में एक लूप रखा हुआ है, लूप के लिए पासिंग फ्लक्स फाइंड करना है हमें।
तो पहले तो ये चेक करें क्या लूप से फ्लक्स पास भी हो रहा है। आप बताइए, लूप से फ्लक्स पास हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है। कैसे पता लग रहा है? क्योंकि ये करंट है ना, और फील्ड लाइंस ऐसे बाहर निकलेंगी, ऐसे बाहर आएंगी। तो हमने कहा था जब भी फील्ड लाइंस किसी भी लूप से किसी एरिया से अगर आर पार जाती हैं तो फ्लक्स होता है, अदरवाइज नहीं होता है। तो फ्लक्स तो है, ये पक्का है। अब फ्लक्स सोल्व करना चाहते हैं तो फ्लक्स सोल्व करने के लिए हमने क्या स्टडी किया हुआ, एक तो बी ए कॉस थीटा हम जानते हैं। तो बी ए कॉस थीटा अगर यहां लगाने की सोचेंगे हम, तो क्या बी क्या लिखेंगे हम? बी तो एक है ही नहीं वैल्यू, अलग अलग क्या लिखेंगे हम बी? एरिया तो पता है हमें इसका कि बी इंटू एल के बराबर है, तो हम नहीं लिख पाएंगे इस तरह से। एलिमेंट कंसिडर हमें करना पड़ेगा, एक स्मॉल एलिमेंट लेना पड़ेगा यहां पर, एक एलिमेंट कंसिडर करना पड़ेगा डिस्टेंस एक्स पर, dx लेंथ वाला एलिमेंट, मतलब dx विड्थ वाला एलिमेंट। dx इतना छोटा है, इतना छोटा है कि बस जीरो नहीं है, टेंस टू जीरो है dx, इसलिए b का एक पर्टिकुलर वैल्यू वहां रहेगा। तो इस एलिमेंट का फ्लक्स हम बता पाएंगे कि करंट ये है फील्ड बाहर की ओर। ऐसे कई सारे एरिया एलिमेंट से मिलकर बना हुआ कंसिडर करेंगे, सबसे फ्लक्स बाहर होगा, सबका फ्लक्स को ऐड करेंगे। तो कंटिन्यू एडिशन यूज करेंगे, इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन कंसेप्ट से फ्लक्स आ जाएगा। और जब जब भी इंटीग्रेशन हमें करना होता है, कुछ बातें बता रखी हमने कि क्या क्या करना होता है। सबसे पहले क्या किया जाता है? एलिमेंट कंसिडर कर लिया, सबसे पहले क्या करना होता है? सबसे पहले क्या करते, क्या करना है सबसे पहले? यूनिफॉर्म है या नहीं चेक करते हैं, वो तो चेक कर लिया, यूनिफॉर्म नहीं है इसलिए तो ये लगाना पड़ रहा है। सबसे पहले जो फाइंड करना होता है उसे एलिमेंट के लिए लिखा जाता है। क्या फाइंड करना है यहां पर? फोर्स या फ्लक्स? फ्लक्स। किसके लिए लिखेंगे? एलिमेंट के लिए। तो जब जब इंटीग्रेशन से हमें कोई क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, जो फाइंड करना होता है उसे सबसे पहले एलिमेंट के लिए लिखा जाता है। तो एलिमेंट के लिए मुझे फ्लक्स लिखना है, जिसे मैं डी फाई से इंडिकेट कर दूंगा। तो डी फाई इसके लिए जो होगा बी डी ए कॉस 0 डिग्री। कह सकता हूं कैसे भाई? बी बी डी ए बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर कह दो, या बी डी ए कॉस 0 क्यों आगे? एरिया वेक्टर बाहर की ओर है और बी का डायरेक्शन भी बाहर, क्योंकि इसका बी यहां पर डॉट वाला रहेगा, वायर की वजह से डॉट बी यहां पर है। तो ये इसके लिखा मैंने, प्रॉपर वैल्यू पुट करता हूं, बी का वैल्यू पुट कर दिया जाए। बी कितना यहां पर वायर की वजह से? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स, यही होता है। सबको पता ना फॉर्मूला? किस किस को पता, जरा हाथ उठाएं। कुछ लोग भूल गए शायद है। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, डी वाला जो फॉर्मूला था लॉन्ग वायर का, वही है यहाँ पर। डी ए लिखना एरिया, क्या होगा एरिया यहाँ पर? एल इंटू डी एक्स, ये एरिया हो गया इस एलिमेंट का जो ब्लू कलर से बना रखा है, एरिया एलिमेंट। बस cos 0 हो गया। तो ये पहला काम कर दिया हमने। क्या किया पहला काम? फ्लक्स लिखा, किसके लिए? एलिमेंट के लिए फ्लक्स हमने लिख दिया है, पहला काम कर दिया। दूसरा काम क्या करते हैं? अभी अभी नहीं, वहां नहीं पहुंचे अभी। दूसरा काम क्या करते हैं? चेक किया जाता है कहीं दो दो वेरिएबल या अननोन तो नहीं, ये चेक किया जाता है क्या दो दो वेरिएबल? कौन है? एक ही एक्स, तो बस एक ही वेरिएबल, कोई दिक्कत वाली बात अब नहीं है। अब इंटीग्रेशन हम लगा पाएंगे। तो इंटीग्रेशन जब लगाएंगे इसमें टोटल फ्लक्स में मिलेगा। अब लिमिट भी लगाएंगे। लिमिट जो लगाते हैं उसका काम ये होता है कि सारे एलिमेंट कंसिडर हो जाएं, इस तरह लिमिट लगाते हैं, यहां से लेके यहां तक सारे एलिमेंट। तो एक्स का मिनिमम वैल्यू ए, मैक्सिमम वैल्यू ए प्लस बी। सबको बात समझ में आ रही है? हम लिमिट जो लगाते हैं उसका पर्पज ये होता है कि सारे एलिमेंट कंसिडर हो जाएं। तो एक्स का मेजरमेंट यहां से किए जा रहा है, सबसे पहला एलिमेंट यहां होगा, सबसे लास्ट वाला एलिमेंट यहां होगा। तो ए से लेकर के ए प्लस बी तक होगा। तो ए टू ए प्लस बी, ये लिमिट रहेगी। तो बेसिक काम सारा हमने कर लिया है इसमें। यहां तक कोई भी डाउट अगर है तो आप बता सकते हैं। कुछ भी नहीं बचा इस क्वेश्चन में, खत्म है ये, कुछ भी नहीं बचा इसमें। अब तो बस कुछ स्टेप्स इंटीग्रेशन की जो होती है उन्हें हमें लिखना है। तो पहला हमने क्या किया? एलिमेंट के लिखा,
बी डी ए कॉस 0, उसके बाद बी पुट कर दिया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स, एरिया लिख दिया है एल इंटू डी एक्स, लिमिट लगा दिया ए टू ए प्लस बी। अगला स्टेप क्या है, कांस्टेंट को बाहर निकालना, तो म्यू नॉट आई एल अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स। और वैसे लगता है कई लोग ना आंसर निकाल लिया है, कितने लोग निकाल चुके आंसर, तो डेफिनेटली आंसर आ गया होगा। तो जो भी है वो लिख देता हूं मैं, म्यू नॉट आई एल अपॉन 2 पाई तो है ही, लॉग एक्स, नहीं मैं पूरा ही सोल्व करूंगा, मैं डायरेक्ट आंसर नहीं लिख रहा, लॉग ई बेस ए प्लस बी माइनस ए, लॉग ए, तो ये आ गया म्यू नॉट आई एल अपॉन 2 पाई और log e बेस a प्लस बी अपॉन ए, ये आ गया 5। इस क्वेश्चन में 5 प्रोपोर्शनल a, 5 प्रोपोर्शनल b, 5 प्रोपोर्शनल l, इनमें से कौन सा सही है, या ऑल ऑफ देम, थर्ड है, कंफर्म, तो ये करेक्ट है, ये करेक्ट नहीं है। ये क्वेश्चन एम से पूछा गया है, इस तरह से पूछा गया है, पूरा फ्लक्स नहीं पूछा गया था। क्या पूछा गया कि जो करंट कैरिंग वायर के पास में एक लूप रखा गया है, उस लूप से पासिंग फ्लक्स फाई किसके प्रोपोर्शनेट है, तो जो अच्छा कुछ को शायद पता नहीं लगा हो कि ये प्रोपोर्शनल एल क्यों कहा गया, किस किस को पता नहीं लगा है। प्रोपोर्शनेट होने का मीनिंग हुआ कि उस वैल्यू को डबल करे तो ये भी डबल होना चाहिए, ए को डबल करने से डबल नहीं होगा, बी को डबल करने से फ्लक्स डबल नहीं होगा, हाँ एल को डबल करो तो फ्लक्स डबल हो जाएगा। बिगनर बॉक्स 1 पूरा करना आपको ईएमआई का।